हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है वो क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में चलती हैं। इसके कुछ जो चैप्टर हैं वो 11th के हैं और कुछ 12th के हैं। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। ये क्लास 12th के लिए है और चैप्टर का नाम है हमारा नाटक लिखने का व्याकरण। कि नाटक कैसे लिखे जाते हैं, इनको लिखते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं किसी भी नाटक में। अब नाटक जब खेला जाता है, जैसे कि प्ले स्टेज किया जा रहा है, स्टेज पे उसको किया जा रहा है, तो उससे पहले उस स्टेज को रेडी करने के लिए या उसमें जो डायलॉग हो रहे हैं, जो संवाद बोले जा रहे हैं, उन सभी के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट में देखेंगे। नाटक लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण। लेखन, लिखा कैसे जाएगा। नाटक दृश्य काव्य भी कहा जाता है। अन्य काव्य तथा साहित्य में पढ़ने सुनने तक का दायरा सीमित रहता है, किंतु इसके अंतर्गत देखने का भी गुण है। यही कारण है कि इसे रंगमंच का पूरक माना गया है, अर्थात नाटक वह साहित्य है जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। व्याकरण से हमारा संबंध नाटक के तत्व और उनकी रचना से है। हम अभी तक जो काव्य पढ़ते आते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका मंचन होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। हर एक कैरेक्टर जिसे अभी तक हम एक किताब के अंदर पढ़ रहे थे, हम वहाँ पर उन्हें सजीव रूप में देखने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा दृश्य काव्य हो गया। इन पे हमें अब यहाँ पर व्याकरण से क्या तात्पर्य होता है, तात्पर्य ये होता है यहाँ पर कि इसको लिखते समय यानी कि इसकी रचना करते समय हमें किन किन तत्वों की और किन मेन घटकों की हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया ना, इनकी रचना से है, तत्व और रचना से बनाते समय इनकी क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बना रहे हैं हम, लिख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी होता है स्टोरीज होती है, उसी स्टोरी पे हमें नाटक करना है। अब नाटक तो हम लिखने लगेंगे, लेकिन अब उसमें क्या है, संवाद है। संवाद के साथ ही संवाद ही खाली नहीं होते, उसके आसपास का सिनेरियो होता है। कैसे रूम में है, खुले में है, बंद में है, बगीचे में है, किसी कमरे में है, कहाँ पर हो रहा है वो सीन कहाँ। अब एक ही साथ हम कई चीज़ नहीं उसमें प्ले कर सकते। एक दृश्य खत्म होगा, पर्दा गिरेगा, तब दूसरा दृश्य लगेगा, वहाँ पर होगा। तो इस तरीके से नाटक खेले जाते हैं। तो अब इनको लिखते समय हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे नाटक किसे कहते हैं। नाटक किसे कहते हैं। नाटक एक दृश्य विधा है। हम अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग नहीं मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की ही तरह साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का क्या है, नाटक जो है वो साहित्य विधा से अलग नहीं रखे जाते। आप लोगों ने कई बार हम लोगों ने पाठ पढ़े हैं जिनमें एकांकी होता है। अब एकांकी जो होता है उन्हीं पर जो है नाटक खेले जाते हैं। ये आपको हम पाठ पढ़ाते समय भी कई बार बता चुके हैं कि जो एकांकी होते हैं उन्हीं पर नाटक खेले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे कितने साहित्य के अंदर ही आते हैं। जैसे उपन्यास है, कहानी है, हम यात्रा वृत्तांत है, ये सभी कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे वो साहित्य का एक पार्ट है, उसी तरह नाटक भी साहित्य का ही एक पार्ट होता है। इसे हम कभी भी साहित्य से अलग नहीं कर सकते हैं। पर यह अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आगामी नहीं है। यहाँ क्या है, अब ये बाकी विधाओं से अलग कैसे है। विधा का मतलब हम आपको पहले बताते आ रहे हैं, फिर से बता रही हूँ कि साहित्य जो होता है हमारा वो कई विधाओं में लिखा जाता है। जैसे कहानी एक विधा है, उपन्यास दूसरी विधा है, एकांकी एक तीसरी विधा है। आपकी बहुत सारी विधाओं में यात्रा वृत्तांत है, साक्षात्कार है, क्या कहते हैं, आत्मकथा है, ये सभी साहित्य की विधा है। उसी तरह नाटक भी एक विधा होती है। अब इस विधा में बस एक ये कार्य होता है कि ये हमको दृश्य में दे, मतलब हमको दृष्टता में आ जाता है।
और बाकी जितने उपन्यास होते हैं ये सिर्फ एकगामी होते हैं। एकगामी का मतलब होता है हम इनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक ऐसा नहीं होता, हम इसको पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये द्विगामी हो जाता है। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप व सफल रूप में प्राप्त नहीं करता। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त करता है। तो नाटक लिख तो लिया जाए लेकिन तब भी वो अधूरा रहता है। क्यों? जब तक उसका मंचन नहीं हो जाता, मतलब जब तक उसको प्ले नहीं कर दिया जाता, एक्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक वो अधूरा होता है। तो यहाँ पर क्या है, नाटक सिर्फ पाठक वर्ग तक नहीं, आपका किसके साथ में है, आपका दर्शक वर्ग भी उसका आनंद प्राप्त करते। पाठक मतलब पढ़ने वाला, दर्शक वर्ग यानी देखने वाला। तो जब तक उसको पढ़ रहे हैं वो पाठक वर्ग है, जब हम देखने लगते हैं तो हम दर्शक वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। साहित्य की गतिविधाएं पढ़ने या फिर सुनाने तक की यात्रा करती है, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने, देखने के गुण को भी अपने भीतर रखता है। तो साहित्य की जो जितनी विधाएं हैं, हम उनको या तो पढ़ते हैं या पढ़ के हम सुना देंगे, ये सिर्फ द्विगामी रहती हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे नाटक में, तो नाटक में क्या होगा, हम पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये बहुआयामी हो जाता है, इसमें कई तरीके से चीजें आ जाती हैं। तो नाटक को दृश्य काव्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम देखने का आनंद भी उठाते हैं। अब क्या है, नाटक के तत्व या घटक, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तत्व मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ये नाटक संपूर्ण होता है। पहला, यहाँ पर नाटक की व्याकरण की दृष्टि से नाटक को एक निश्चित रूप रेखा के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। इसके प्रमुख तत्व या घटक हैं। अब यहाँ नाटक लिखने के कुछ नियम हैं, व्याकरण में इनको कुछ नियमों में बांधा गया है। अब ये नियम क्या है, इनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा आ रहा है, क्या है, समय का बंधन। भाई हम कोई भी साहित्य अगर लिखते हैं तो उसमें समय का बंधन नहीं होता। हम उसको अभी पढ़ रहे हैं, फोल्ड करके थोड़ी देर पढ़ लें, लेकिन यहाँ तो हम देखने का कार्य करेंगे, इसलिए समय का बंधन बहुत ज़रूरी होता है कि ये दृश्य कितनी देर में फिल्माया जाएगा, मतलब ये दृश्य कितनी देर में प्ले करके ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या है, नाटक का मंचन सदैव वर्तमान काल में किया जाता है, जिसे एक निश्चित समय के अंतराल पर आरंभ तथा समापन किया जाना चाहिए। नाटककार को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी दर्शक के पास समय व्यर्थ करने का आग्रह नहीं होता, अतः वह एक नाटक को देखने अथवा उसे अनुभव करने के लिए बैठता है। ज्यादा अधिक समय लगने से नाटक में बोरियत होती है, अतः नाटक में समय का बंधन आवश्यक है। इसके अंतर्गत आरंभ, संघर्ष तथा समापन 3 प्रमुख स्थितियां होती हैं, जिसे निश्चित समय के अंतराल पर समाप्त किया जाना चाहिए। अब देखिए, नाटक लिखा जा रहा है जब, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जितना भी कुछ घट रहा है वो सभी कुछ वर्तमान में घटेगा। तो जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो प्रेजेंट टेंस को ध्यान में करते हम लिखेंगे, वर्तमान काल को ध्यान में करते लिखेंगे। और जो सबसे बड़ी अहम चीज होती है समय, समय की पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनके पास एक निश्चित समय होता है, वो ज्यादा समय नहीं दे सकते, और अगर नाटक बहुत लंबा खिंचता है तो बोरियत होने लगती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी नाटक हो, कुछ भी हो, उसमें 3 स्टेज होती है। एक आरंभ होता है, आरंभ के बाद संघर्ष चलता है और संघर्ष के बाद समापन हो जाता है। ये 3 चीजें होती, तो हमें इन तीनों ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आरंभ इतने समय में खत्म होगा, आपका संघर्ष इतने समय में और समापन, मतलब हर एक चीज की समय सीमा को हमें डिसाइड कर लेना चाहिए और उसे एक निश्चित समय के अंदर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसको हम बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने का मतलब है नाटक बढ़ा तो दर्शक बोर होने लगेंगे और आपका नाटक जो है कोई देखने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि जो दर्शक देखने आ रहे हैं उनके पास भी समय सीमा होती है, हर एक्स्ट्रा समय बर्बाद करने के लिए किसी के पास नहीं होता। तो ये समय का बंधन इसलिए आवश्यक होता है कि कोई भी सीन लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी है। दूसरा है शब्द।
शब्दों का चयन नाटक या किसी भी साहित्य को सफल बनाता है। हमें नाटक के अनुसार ही शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक घटना है तो ऐतिहासिक शब्दों का अर्थात उस समय में प्रयोग होने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द नाटक तथा समय के साथ तारतम्यता बैठाने में सहायक होते हैं, जो दर्शक को बांधे रखने का एक कारगर उपाय है। शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लिख रहे हैं, कोई भी नाटक लिख रहे हैं, अगर वो समझ लीजिए ऐतिहासिक काल का है तो उस समय के शब्द आएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है तो कुछ ग्रामीणी जो शब्द होते हैं जो गांव से रिलेटेड रहेंगे वो सब आएंगे। आप आधुनिक किसी शहर के दृश्य को दिखा रहे हैं तो वहां उन शब्दों में थोड़ी सी इंग्लिश मिली रहेगी। इस तरीके से होता है। तो जिस भी आप जो है क्या कहते, कोई भी नाटक जहां पर भी लिखा जा रहा है तो उसका जो भी आपका जो भी सीन है जहां से भी लिखा जा रहा है उन्हीं हिसाब से शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि शब्द जब हम बिल्कुल सही चुनते हैं तो क्या होगा, हम उस समय से रिलेट कर पाते हैं, उस जगह से रिलेट कर पाते हैं। अब मान लीजिए हम जो है प्ले कर रहे हैं एक ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में नाटक खेल रहे हैं, लेकिन उसमें हमने किसान को कुछ इंग्लिश वर्ड्स दे दिए, तो क्या ये मैच करेंगे? आप उनके साथ संबंध ही नहीं बैठा पाएंगे, आपको देखने में ही वो चीज़ अटपटी लगेगी। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि जब भी हम नाटक लिख रहे हैं वो जिस भी क्षेत्र को बिलोंग कर रहा है उसी क्षेत्र से रिलेटेड होना चाहिए। ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक है, पौराणिक है तो पौराणिक जो है शब्दों का इस्तेमाल करिए। कुछ संस्कृत शब्द पौराणिक में आपके कुछ संस्कृत शब्द आ जाएंगे, तो इन तरीके से शब्दों का चयन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तुरंत ही जैसे शब्दों का चयन करेंगे हम उस समय से तुरंत ही रिलेट हो जाएंगे। इस तरीके से देखने वाला तुरंत ही उस समय में अपने आप को मौजूद पाएगा। फिर तीसरा है कथ्य या कथानक। कथानक पूरे नाटक का समग्र रूप होता है। इसके अंतर्गत नाटककार को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नाटक का विषय चयन करते समय उसको उसकी भाषा शैली, परिवेश, वस्त्र परिधान आदि समस्त रूपों को नाटक में समाहित करना चाहिए। नाटककार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कथानक दुखांत ना हो। अक्सर देखा गया है कि जिस नाटक में दुख के क्षणों से नाटक का समापन हुआ है वह नाटक कभी सफल नहीं हुए हैं। तो अब कथानक, भाई कथानक मतलब कहानी, ठीक है, कथानक कहानी है, कहानी मतलब कथा, और नक मतलब उसको जो है हम जब उसको प्ले करते हैं यानी कि हम अभिनीत करते हैं तो वो आता है कथानक। अब कथानक लिखते समय हमने शब्दों का चयन ठीक कर लिया। अब जो भी समय के हम ले रहे हैं, अब हमने अगर ये किसान को लिया है तो उसे हम पैंट शर्ट पे नहीं दिखाएंगे, उसे हम धोती में दिखाएंगे, कुर्ते में दिखाएंगे। उसके हाथ में सूटकेस नहीं होगा, उसके हाथ में हल होगा, ठीक है, या लाठी होगी, या धान होगा, हसिया होगी, कुछ भी होगा, इस तरीके से होगा। उसी तरीके से अगर हम किसी पौराणिक काल के कैरेक्टर को लेते हैं तो उनके हाथ में तलवार होगी, धनुष बाण होगा, हम बंदूक नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। परिवेश, उसी तरह पहनावा ध्यान रखना पड़ता है, साथ में जो हम प्रॉप्स लेते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब आता है मेन जो चीज़ आती है वो है कहानी का अंत। कहानी का अंत कभी दुखांत नहीं करते, मतलब दुखों के साथ उसका कभी अंत नहीं करते। मतलब हमने कहानी खत्म की और तब भी वहाँ पे बैठे जितने लोग हैं वो सभी दुखी हैं, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाटक में अगर हमने दुखांत किया तो ऐसे नाटक कभी भी सफल नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंत हमेशा सुखांत होना चाहिए, दुखांत नहीं। अतः नाटक की योजना करते समय आरंभ सुख दुख किसी भी स्थिति में की जा सकती है। उसका संघर्ष सुख के लिए तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और अंत समापन उसके सुख की प्राप्ति तथा लक्ष्य की प्राप्ति से होना चाहिए। मतलब जब हम नाटक की शुरुआत करें तो या तो हम दिखा सकते हैं कि सब बड़े सुखी हैं और फिर कुछ परेशानी हो गई तो दुख हो गया, मध्याह्न में उनका संघर्ष चला जो अब उस दुखों से उभरना चाहते हैं, और अंत तक वो दुखों से उभर कर जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति थी वो उन्होंने कर ली। इस तरीके से कर सकते हैं, या हम नाटक की शुरुआत ही दुखों के साथ करें, मध्याह्न में हम संघर्ष दिखाएं और अंत में हम क्या करें, उसको जो है सुख प्राप्ति करते हुए दिखा दें। तो हम शुरुआत कैसे भी करें उससे मतलब नहीं, मध्याह्न और समापन का हमें मेन ध्यान रखना है कि मध्याह्न संघर्षपूर्ण होना चाहिए और हमारा जो समापन होना चाहिए वो सुखपूर्वक होना चाहिए।
अब आता है चौथा, हमारा जो चौथा तत्व है क्या है, संवाद। नाटककार को नाटक में संवाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संवाद ही नाटक को सार्थक बनाते हैं। नाटक में संवाद छोटे छोटे तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। किसी ऐसे संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जो दर्शक को बोझिल या समझ में ना आए। संवाद, संवाद मतलब बोलना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो ये संवाद जो होते हैं ये हमेशा, हम जैसे नॉर्मल हम बोल रहे हैं तो हमने आपसे हमेशा क्या चीज़ बोली कि जो भी हम चीज़ बोलते हैं या करते हैं संवाद हमें वैसे ही लिखनी चाहिए। अब आप कहाँ का परिवेश ले रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप परिवेश ले रहे हो उसी के हिसाब से संवाद रहे। संवाद इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए कि जो दर्शक देख रहे हैं उनकी समझ में ना आए। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो बोर होने लगेंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा, फिर आपका नाटक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए संवादों में कभी भी मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिन्हें बोलने में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको दिक्कत आए और समझने में दर्शक को दिक्कत आए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं संवाद लिखते समय। अब जो पांचवा हमारा तत्व आता है, द्वंद्व या प्रतिरोध। नाटक में द्वंद्व या प्रतिरोध की स्थिति मध्य में आती है। संघर्ष मध्याह्न में आता है तो वो मध्य में आती है। जब नायक विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, यह स्थिति दर्शकों तक पहुंचने का आदर्श स्थिति है। इस समय दर्शक उस पात्र तथा नाटक से सीधा जुड़ जाता है, उस नायक में स्वयं के प्रतिरूप को देखने लगता है। तो अब क्या होता है, जो हमारा मध्याह्न का समय होता है, मतलब मिडिल टाइम जो होता है, भाई स्टार्टिंग हुई, हमारा जो है आरंभ है, मध्याह्न है और समापन है, एंडिंग है आपका, स्टार्टिंग मिडिल एंड एंडिंग। तो जो मिडिल वाला जो पार्ट यानी कि हमारा जो मध्याह्न रहता है उसमें क्या रहता है, हमेशा संघर्ष चलता है नाटक के अंदर। तो संघर्ष जब चलता है तो जो आपके नाटक देख रहे हैं वो आम व्यक्ति हैं, उस परिस्थितियों में वो आम व्यक्ति अपने आप को उस नायक से जोड़ने लगते हैं जो नायक उस नाटक में संघर्ष कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि ये संघर्ष हमेशा ऐसे होने चाहिए जिससे दर्शक आपको रिलेट कर सके। अब दर्शक संघर्ष को अब आपको कैसे बनाना है, जो एक आम आदमी का संघर्ष रहता है उस तरीके के लोगों आपको नाटक में उसी तरह का संघर्ष रखना है, ताकि दर्शक अपने आप को उस नाटक से रिलेट, उन परिस्थितियों से, उन नाटक से जो है नायक से अपने आप को रिलेट कर सके। अतः इस स्थिति को रंगमंच पर उपस्थित करने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो जहां पर संघर्ष चल रहा है, जहां पर द्वंद्व हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, उस जगह जो भी आप फिल्मा रहे हो, आप जो कुछ भी एक्ट कर रहे हो या जो भी संवाद बोले जा रहे हैं, हमेशा इस चीज़ को याद करते हुए बोलनी चाहिए कि जो देख रहा है वो अपने आप को आपसे रिलेट करेगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसे हमें करना चाहिए। अब आता है छठा, चरित्र योजना। तो छठा जो तत्व है चरित्र योजना, इसमें क्या है, कथानक के अनुसार चरित्र योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कथानक किसी ग्रामीण परिवेश का है तो उसके पात्रों का चरित्र चित्रण भी ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही होना चाहिए। कथानक से अलग हटकर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया तो वह बेमेल होगा। यहाँ नाटक के असफल होने की पूरी संभावना रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ग्रामीण परिवेश का दृश्य है तो उसमें कृषक या खेती करता हुआ मजदूर आदि को ही दिखाया जाना चाहिए, ना कि कोई शहरी कोट पैंट पहना व्यक्ति उसमें दिखाया जाना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपका चरित्र एक ग्रामीण व्यक्ति है तो आपको उसे ग्रामीण परिवेश में ही दिखाना चाहिए। वैसे ही उसने वस्त्र धारण किए हो, उसके हाथ में वही चीजें हों, वो खेती करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको रियलिटी पेश करते हैं। आपने अगर ऐसा नहीं दिखाया तो ये बेमेल लगेगा। अब आप खुद इमेजिन करके देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि एक किसान है, ठीक है, हम उसको दिखा रहे हैं कि उसका खेत है, उसकी झोपड़ी है, लेकिन उसने पैंट शर्ट पहना हुआ है। उसके हाथ में हल, बैलों, इन सब के अलावा
क्या है उसके हाथ में? एक सूटकेस है, वो ऑफिस जा रहा है। तो ये चीज आपको सुनने में ही बेमेल लगेगी, देखने में तो और भी ज्यादा खटकेगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो परिवेश है, नाटक का जो परिवेश है, हमें उसी के हिसाब से चरित्रों का जो है वो परिवेश धारण करवाना चाहिए। अब 7वां जो हमारा तत्व आ रहा है वो है भाषा शिल्प। क्या है? भाषा का भी विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार का कथानक तैयार किया जाता है उसी प्रकार की भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जैसी कहानी है, जैसे हमने बोला ग्रामीण क्षेत्र की है, तो उसमें ग्रामीणीय भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। शहरी भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ इंग्लिश शब्द डाल दिए तो वो तो अटपटा लगेगा। तो यहाँ पर जब हम ग्रामीण परिवेश ले रहे हैं तो शब्दों का, संवादों का चयन भी हमें ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश का दृश्य है तो किसी विशेष समाज, इतिहास आदि से संबंधित है तो भाषा शैली का भी प्रयोग उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। उससे संबंधित भाषा का प्रयोग करने से दर्शक अधिक सुविधाजनक रूप से जुड़ जाते हैं, अन्यथा दृश्य, काव्य और भाषा आपस में तारतम्य नहीं बिठा पाती। अब मान लीजिए, अभी तो हमने बताया, अब इतिहास से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी इस हिसाब से होगी। पौराणिक कथा है, अब मान लीजिए किसी भगवान से रिलेटेड अगर हम कोई स्टेज प्ले कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें उनके हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो एकदम बेमेल लगेगा, तारतम्यता नहीं बैठती है बिल्कुल भी, आपके उसके साथ में कैरेक्टर के साथ में उस परिवेश की तारतम्यता नहीं बैठ पाती है। नाटककार को चाहिए कि भाषा शिल्प कथानक के अनुरूप तथा पात्रों के अनुरूप रखे। कोई पढ़ा लिखा शहरी व्यक्ति है तो उसकी भाषा शैली में पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का परिचय मिलना चाहिए। अगर कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति है तो उसकी शब्दावली वैसी होनी चाहिए। मतलब कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लीजिए ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, तो उसकी भाषा में वो सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो उसकी भाषा में वो गंवारपन झलकेगा, उसके लहजे में झलकता है ना। तो अब ये चीज हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप कभी एक ग्रामीण व्यक्ति से बात करिए और एक शहरी व्यक्ति से बात करिए तो देखिए आपको दोनों का फर्क, अगर आप आंख बंद भी करोगे तो बोलने के तरीके से ही आप दोनों के लहजों को समझ सकते हो कि कौन कैसा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब 8वां आता है ध्वनि योजना। भाई हमने भाषा देख ली, परिवेश देख लिए, आपके जितने सारी चीज़ें थी हम सब देख लिए, लेकिन ध्वनि, क्योंकि जब हम नाटक लिखते हैं तो आवाज़ें भी होती हैं बहुत सारी। देखिए क्या है, दृश्य काव्य एक ऐसी साहित्य की विधा है जो दृश्य, श्रव्य और पाठ तीनों रूपों में संबंधित है। अब हम सिर्फ देखेंगे तो नहीं, हम सुनेंगे भी, श्रव्य भी है, हम पाठक हैं, हम पढ़ भी सकते हैं। तो अब इनमें ध्वनि शब्द भी आती है। जैसे मोटर गाड़ी का स्टार्ट है, घर 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 करके होगा ना, तो अब ये जो घर घर की आवाज है इसे हम लिखते हैं। जब नाटक लिखे जाते हैं तो ये घर घर की आवाज ब्रैकेट में करके लिखी जाती है। चिड़िया का चहचहाना, ची 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 करके आवाज आती है, ठीक है। कुत्ते का भौंकना, भौ भौ भौ। तो ये सब ध्वनि अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये ध्वनि हमारे नाटक में लिखी होती है, और अगर हम दृश्य और श्रव्य माध्यम से उसको देख रहे हैं तो वो आवाज हमारे कानों में पड़नी चाहिए। तो क्या दिया है, विशेष रूप से इसमें रंग मंचयता का गुण विद्यमान रहता है। साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुरूप माना गया है। दृश्य काव्य वह है जिसे रंगमंच पर दिखाया गया है, इसके लिए विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया है। तो अब क्या हमने आपको बता दिया कि श्रव्य माध्यम है तो हमें उन आवाजों को करना पड़ता है। अब जब इनकी हम रंगमंचयता करते हैं, यानी कि जब इसे हम स्टेज पे प्ले करते हैं, भाई नाटक लिख गया, अब हम बोल रहे हैं कि हम सड़क से जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता देखा, वो भौंक रहा था। अब तो भौंक रहा था, जो भौ है उसे हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे, लेकिन जब उसे हम रंगमंचयता के जरिए स्टेज पे प्ले करेंगे तो वो आवाज लिटरली दर्शकों के कानों में आनी चाहिए। भौ 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 करके जो आवाज है, या मोटर की घर घराहट है, घर घर करके, तो वो ध्वनि मोटर की दर्शकों के कानों तक पहुंचेगी, तभी वहां पर वो रियलिटी टाइप का लगेगा। अब रंगमंचन कैसा होना चाहिए, दर्शकों को बैठने के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया ध्वनि योजना थी। रंगमंचन
रंगमंचन का बहुत ध्यान रखा जाता है। स्टेज तो हमने बना दिया, अब हम यहाँ स्टेज प्ले भी कर रहे हैं। मान लीजिए आगे बैठे लोगों को तो सब दिख रहा है, मगर पीछे जो बैठे हैं ना उनको दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है, तो ये व्यवस्था बहुत गलत हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। दर्शकों को बैठने के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए आदि का साहित्यकरण किया गया है। साहित्यकारों के अनुसार ध्वनि योजना का प्रबंध नाटक की सफलता तय करता है। ध्वनि उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है। यानी कि जो ध्वनि योजना करी जा रही है, ध्वनि आ रही है, यानी कि आपने मंचन तो कर दिया, लेकिन जो दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है उसमें जो सबसे पीछे बैठा है, अगर उस व्यक्ति तक आवाज नहीं जा रही तो यानी कि आपने रंगमंचन की सही व्यवस्था नहीं करी है। क्यों? क्योंकि ध्वनि के अनुसार ही व्यक्ति अपने आप को उस नाटक से रिलेट कर सकता है। अगर नहीं कर पाया तो फिर वो तो नहीं, उसके लिए तो वो नाटक व्यर्थ हो गया। पूर्व समय में इस ध्वनि योजना का विशेष प्रबंध नहीं हुआ करता था, जिसके कारण पीछे बैठा व्यक्ति दृश्य काव्य के मूल रस को ग्रहण नहीं कर पाता था, किंतु उसका वर्तमान समय में विशेष प्रबंध किया गया है। ध्वनि विस्तारक के माध्यम से पीछे बैठे व्यक्ति अब मैं इसमें आपको गोला लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे अभी एक्सप्लेन करना है आपको। ध्वनि विस्तारक के माध्यम से पीछे बैठे व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक को देखने तथा सुनने की व्यवस्था की गई है, जिसका असर दर्शकों पर पड़ता है, वह अधिक देर तक नाटक से जुड़ा रहता है। तो पहले का जब समय था तो भाई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी चीजें, तो अगर जो पीछे बैठा होता था तो उस तक आवाज नहीं पहुंचती थी। आप देखेंगे कभी किसी गांव में या कुछ कहीं कोई दृश्य नौटंकियां हो करती थी, तो नौटंकी भी नाटक का ही एक दृश्य, एक पार्ट होता है। उसमें इस तरह का कोई प्रबंध नहीं होता था। भाई लोग बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो कोई भी ध्वनि बहुत लाउड स्पीकर या समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता था कि बहुत तक लोगों तक आवाज जाए। जो प्ले कर रहे होते थे वही बोलते थे और इतना तेज बोलते थे कि सब तक आवाज जाए। तो मगर अब आधुनिक समय में ऐसे बहुत से ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि आपके लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, जिसके कारण जो पीछे बैठे लोग हैं, अगर आपको स्टेज नहीं दिख रहा है तो प्रोजेक्टर्स लगा दिए जाते हैं आपके। उससे क्या होता है कि आप वहां जो मंचन हो रहा है उसे आप अपने पास स्क्रीन पे देख सकते हैं और आवाज लाउड स्पीकर के जरिए आप तक पहुंचती है। तो ये जो हमने देखा ध्वनि विस्तारक यानी कि आपका लाउड स्पीकर को हम हिंदी में ध्वनिक विस्तारक यंत्र बोलते हैं। तो अब क्या है, जब हमें ये चीज मिल गई कि अब सभी व्यक्ति जो हैं वो पीछे तक बैठे हुए हैं, उनको सब अपने आप को वो नाटक से रिलेट कर पा रहे हैं, तो उनको देखने में मजा भी आ रहा है। और अगर उन तक ध्वनि नहीं पहुंच रही, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो उनके लिए नाटक व्यर्थ है, उन्हें मजा ही नहीं आएगा। तो ये चीज होती है, इसका भी हमें रंगमंचयता में ध्यान रखना चाहिए। अब जो नवा आता है हमारा तत्व है वो है प्रकाश योजना, लाइटिंग जिसे हम बोलते हैं। दृश्य काव्य रंगमंच के लिए होता है। रंगमंच पर इसे खेलते समय प्रकाश की व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के कारण समय, परिस्थितियां, देश काल को व्यवस्थित रूप से उजागर किया जा सकता है। कहीं दुख का क्षण है तो वहां पर अंधेरे की व्यवस्था की जाती है, वहीं उत्साह आदि का दृश्य रंगमंच पर दिखाया जाता है तो प्रकाश की व्यवस्था उजाले के रूप में होती है। दृश्य के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है। प्रकाश योजना को चाहिए कि दृश्यों के अनुसार व्यवस्था करें। तो अब यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रकाश योजना ऐसी होना चाहिए जहां मंचन हो रहा है वहां तो प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो। मान लीजिए दुख का अगर कोई क्षण है तो उस जगह हमें अंधेरा कर देना है। सुख का क्षण है तो हमें वहां पर कुछ रंग बिरंगी लाइट्स भी हम ला सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रख लीजिए। रंगमंचन करते समय प्रकाश योजना फीलिंग्स को व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा तरीका होती है। अब जो 10वां हमारा है वो है वेशभूषा।
मतलब हम कैसा वेशभूषा धारण, वेशभूषा का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वेशभूषा क्या होती है। वेशभूषा का नाटक के क्षेत्र में विशेष महत्व होता है, क्योंकि नाटक का दृश्य काव्य भी कहा गया है। इसे रंगमंच पर खेला जाता है। इसके पात्रों को उसके अनुरूप ही वेशभूषा धारण करना चाहिए। अगर कोई जोकर की भूमिका अदा कर रहा है तो उसे उसी प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए तथा उसी प्रकार के वस्त्र परिधान को पहनना चाहिए। अगर कोई सेना या महाराज की भूमिका में है तो उसे उसी अनुसार वेशभूषा या परिधान को पहनना चाहिए, जिससे दर्शक सुविधाजनक रूप से जुड़ सके। वेशभूषा मतलब ड्रेसअप। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, आप अगर किसी क्या कहते हैं घर पर हैं तो हम लोअर टी शर्ट्स में रहते हैं, सिंपल सी गाउन्स में हैं, लोग ऐसी ड्रेसेस पहन लेते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, मगर आप यही ड्रेस पहनकर किसी शादी पार्टी में तो नहीं जाते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आप क्या करते हो, आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो। तो मतलब हम समय के अनुसार अपनी ड्रेसअप चेंज करते हैं। रात में हम नाइट सूट पहनते हैं, दिन में हम भाई पजामा कुर्ता है, सलवार सूट है, या फिर आप जो भी टी शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, लोअर्स पहनते हैं, आप इस तरीके से रहते हो। तो ये क्या हुआ, समय के अनुसार हम अपने परिधान को बदलते हैं। पार्टी में जा रहे हैं तो भाई हमने जीन्स डाल ली, ठीक है। अगर छोटा मोटा फंक्शन है तो हमने ट्रेडिशनल ड्रेसेस डाल ली, शादी है तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो जाते हैं। तो उसी तरीके से रंगमंच पे भी होता है। रंगमंच पर अगर हम कोई माइथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक कथा हम प्ले कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उनका ड्रेसअप उसी तरीके से करेंगे। अब हम मान लीजिए कोई महाराज हैं, हम उनको ड्रेसअप करा रहे हैं, तो अब उनको हम पैंट शर्ट थोड़ी ना पहनाएंगे। भाई वो जैसा पुराने ज़माने में पहना जाता था, धोती है चमकदार कलरफुल एकदम ब्राइट कलर्स में, उस तरीके से धोती है, खूब सारे गहने हैं गोल्डन, सब पहनाया जाता था, तो उस तरीके की वेशभूषा धारण करेंगे। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जो दर्शक हैं वो परिस्थितियों समय के अनुसार जो है वहाँ पर रंगमंच पर जो पात्र उनको निभा रहे हैं उनके साथ कनेक्शन स्थापित कर पाते हैं। अब हमारा आखिरी और जो तत्व है 11वां, वो है रंगमंचीयता, यानी कि उसको कैसे आप पूरा प्ले करते हैं। साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार होना चाहिए, यानी स्टेज के अनुसार होना चाहिए। वही दृश्य काव्य सफल है जिसे रंगमंच पर खेला तथा दिखाया जा सकता है। कुछ साहित्यकारों ने इसे नकारते हुए कहा है कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुरूप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी नाटक लिख रहे हैं वो ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसे स्टेज पर खेला जा सके। अगर वो खेला नहीं जा सकता तो फिर वो नाटक नहीं है, ठीक है। रंगमंचयता उसको नहीं कर सकते, मतलब जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नाटक लिख तो गया, लेकिन अगर हम उसको ऐसा लिख रहे हैं कि उसको खेल नहीं सकते, तब तो वो बेकार है। तो यहाँ पर कुछ का कहना है कि हमेशा नाटक जब तक खेला नहीं गया वो अधूरा रहता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद के अनेक नाटक ऐसे हैं जो रंगमंच पर दिखाया तथा खेला जाना बेहद कठिन है, जिन्हें नाटक कहना मुश्किल है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसे बहुत से नाटक लिखे हैं जिन्हें खेला जाना बहुत कठिन है, तो लेकिन तब भी इनको हम नाटक नहीं कह सकते। इस पर जयशंकर प्रसाद की टिप्पणी थी कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुसार होना चाहिए, दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार नहीं होना चाहिए। मतलब हम जैसा लिख रहे हैं वैसा हमें रंगमंच को बनाना चाहिए, ना कि जैसा रंगमंच है हम वैसा नाटक लिखें। अर्थात हमने नाटक लिख दिया तो रंगमंच को आप उसके अनुसार तैयार करिए। यही नहीं कि आपने पहले रंगमंच तैयार कर दिया और उसके बाद आप लेखक से बोलिए कि वो नाटक लिखे। ये जयशंकर प्रसाद जी ने टिप्पणी करी थी जब लोगों ने बोला था कि आपके नाटक जो हैं वो रंगमंच पर खेले नहीं जा सकते। रंगकर्मी की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह दृश्य काव्य को सुविधाजनक रूप से रंगमंच पर प्रदर्शित कर सके। किंतु दृश्य काव्य को चारों ओर से देखें तो वह दृश्य काव्य है। अतः दृश्य काव्य की रचना करते समय नाटककार को चाहिए कि वह रंगमंच के अनुसार ही नाटक की रचना करे। तो अब जो हमारा नाटक है यानी कि दृश्य काव्य है, इसकी रचना के लिए जो पात्र उसे खेल रहे हैं हमेशा ये ध्यान रखते हुए उसमें एक्ट करें कि उनकी हर एक लाइन, हर एक व्यवस्था के साथ वो इंसाफ कर सके और दर्शक उनसे अपना संबंध स्थापित कर सके, जुड़ाव महसूस कर सके।
दूसरी तरफ जो नाटककार इसको लिख रहे हैं उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए कि इसे स्टेज पे प्ले किया जाएगा, इसे रंगमंच पे खेला जाएगा, तो उनको लिखते समय इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम इनको कैसे लिख रहे हैं। कोई ऐसा सीन नहीं डालें जिसे हम रंगमंच पर प्ले ही नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरीके से इस पाठ को हमने यहाँ समाप्त किया। आपके लिए हमने यहाँ पर लेकर आए इस पाठ को। लेकिन अगर आप किसी और पाठ को समझना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। आप आइए हमारी वेबसाइट magnusbrain.com पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपको सारा ही मटेरियल बिल्कुल फ्री मिल रहा है, नो कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर है, आपने क्लास सेलेक्ट करते ही उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। आपको अपना सब्जेक्ट के नीचे जहाँ वॉच नाउ लिखा है वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके सामने होंगे। तो आपको चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, चैप्टर सेलेक्ट करते ही उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। टॉपिक सेलेक्ट करिए और आपका वीडियो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।